टूल्स आ गए मतलब यूएक्स आ गया, ऐसे बिल्कुल नहीं है। ऑटो लेआउट का एग्जैक्ट यूज हमें समझ में आए कि रिस्पॉन्सिव डिजाइन कैसे बनाएं, ऑटो लेआउट उसके लिए यूज होता है, और डू वी हैव टू डू समथिंग एल्स। ग्रिड सिस्टम रहता है मोबाइल में, हम लोग 8 ग्रिड सिस्टम यूज करते हैं, तो वेब एप्लीकेशन बनाने में कौन सा मतलब हम लोग मेजरमेंट क्या मतलब कौन सा ग्रिड सिस्टम यूज कितना उसमें रहता है वो। चर्चा सत्र जो है ये फ्री सेशंस है मोस्टली। व्हाट वी आर डूइंग कि बाय वीकली फ्री सेशंस होते हैं। फर्स्ट वीक में इट इज सॉर्ट ऑफ नॉलेज शेयरिंग सेशन, नॉट नेसेसरी कि आप बहुत एक्सपीरियंस्ड हो, कम एक्सपीरियंस्ड हो, कितने लेवल का एक्सपीरियंस है, किस लेवल पे काम कर रहे हो। इट्स मोर ओवर कि आपने कुछ सीखा है कहीं पे और आपको सबके साथ शेयर करना है, जो जिन लोगों से हम जुड़े हुए हैं। तो यू आर ऑलवेज वेलकम कि आप बोल सकते हो कि सर ये टॉपिक है और मुझे चर्चा सत्र में सबके साथ ये पॉइंट और ये नॉलेज शेयर करना है। एंड दैट्स हाउ चर्चा सत्र चल रहा है अभी भी। तो पहले चर्चा सत्र में चैतन्य ने शेयर किए थे कुछ चीज़ें, फिर उसके बाद इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर वगैरह ये सारे टॉपिक्स थे। तो मैंने मेरा नॉलेज, मेरा एक्सपीरियंस जो भी मुझे पता है, जो मैंने किया हुआ है वो शेयर किया। तब जब हम डिस्कस कर रहे थे तब टॉपिक ये चल रहा था कि हमें फिग्मा, विजुअल डिज़ाइन, विजुअल्स, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना है, उसके बारे में चर्चा सत्र करेंगे। एंड आई नो स्वप्निल सिंस लॉन्ग, हम लोगों ने साथ में काम किया है सिनेक्रॉन में। ही वॉज इन सिनेक्रॉन फॉर लॉन्गर टाइम। अभी आई थिंक 2 साल हो गए सिटी बैंक। 2 साल 2 साल पे शिफ्टेड टू सिटी बैंक। यूके में है वो ऑलमोस्ट 5 साल से, 5+ इन फैक्ट। एंड ही इज वन ऑफ द डिजाइनर जिसके साथ मैंने काम किया है कि आपको काम काफी परफेक्ट मिलेगा, काम टाइम टू टाइम मिलेगा, ओके, और इट विल बी क्वाइट गुड, वेरी अपफ्रंट। अगर नहीं पसंद आ रहा है कुछ चीजें या द वे इट इज हैपनिंग, ही विल टेल यू कि नहीं दिस इज हाउ इट शुड बी। सो फिग्मा का जब अपना डिस्कशन चल रहा था, एंड स्वप्निल इज ऑलरेडी डिजाइन में साथ में काम किया है, वो फिग्मा अभी यूज कर रहा है। डिजाइन सिस्टम, ये सारी चीजें सिटी बैंक के लिए भी उसने की, ऑफ कोर्स पहले भी कुछ क्लाइंट्स के लिए फिग्मा काफी सारे वे में यूज कर ही रहा है। ओनली थिंग, हम लोग आज टूल पे बात कर रहे हैं, बट कहीं पे भी वी आर नॉट एट ऑल सेइंग, और हमारा ये सजेशन भी होगा आप लोगों के लिए कि टूल्स आ गए मतलब यूएक्स आ गया, ऐसे बिल्कुल नहीं है। ओके, यूएक्स का ओवरऑल प्रोसेस आप समझ गए हो, आपका वो माइंडसेट बन गया, आपका वो थॉट प्रोसेस बन गया। फिर कहीं ना कहीं पे विजुअल्स इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जितना कुछ रिसर्च आपने किया, जितने आइडियाज आप लेकर आए हो, वो अगर विजुअली बेटर वे में रिप्रेजेंट नहीं होंगे, देन यस इट डज मैटर। स्पेसिफिकली आप अकेले काम कर रहे हो, आपका पोर्टफोलियो बिल्ड कर रहे हो, तब कभी टीम्स में जाते हो, कंपनी में ज्वाइन करते हो, तब फर्क पड़ता है। ऑफकोर्स विजुअल की डिफरेंट टीम है, यूएक्स की डिफरेंट टीम है, बट टिल देन ऑल्सो, और इट इज ऑलवेज बेटर कि एज अ डिजाइनर, हम खुद को जब डिजाइनर बोलते हैं तब हमें वो विजुअल डिजाइन का सेंस हो एटलीस्ट टूल की, और टूल विद प्रैक्टिस ज़्यादा बेटर होगा। मतलब कितनी भी चीज़ें, कितने भी वीडियोस आप देखो, आप अगर उसके प्रैक्टिस नहीं करोगे, वो उतना हेल्पफुल, उतना फ्रूटफुल नहीं होगा, रादर देन हेल्पफुल, उतना फ्रूटफुल नहीं होगा आपके लिए। ठीक है, तो अभी स्वप्निल का मैंने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको दे दिया है। स्वप्निल विल इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ, और उसके बाद वो फिग्मा का उसका एक्सपीरियंस शेयर करेगा। एट द सेम टाइम देन आपके कुछ चैलेंजेस, एक्सपीरियंसेस बीच में शेयर करना चाहते हो, यू कैन रेज योर हैंड। अगर उसी पॉइंट पे वो क्वेश्चन है तो, या तो फिर एंड में हम वो क्वेश्चंस ले लेंगे, या फिर व्हाटएवर शेयरिंग, इवन इफ इट इज नॉट क्वेश्चन। ठीक है, आई थिंक यस स्वप्निल, ओवर टू यू। Cool, thank you प्रसाद। So मेरा पूरा नाम है स्वप्निल घोरपड़े, एंड मैं पिछले 10 साल से भी ज़्यादा UI UX में कर रहा हूँ। I started as an HTML developer, but मैंने धीरे धीरे वेब डिज़ाइन करके, then when I was working with प्रसाद, तब मैंने ढंग से UX सीखा है उनसे, because एक विजुअल डिजाइनर होके भी मैं थोड़ा सा वायर फ्रेमिंग आई यूज्ड टू डू, बट देन प्रॉपर प्रोसेस क्या होता है यूजर एक्सपीरियंस डिजाइन का, आई लर्न फ्रॉम प्रसाद एंड अदर टीममेट्स। सो मैंने मेनली फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइडर्स जो होते हैं, बैंक्स हो गया, इंश्योरेंस प्रोवाइडर्स, मैंने उनके लिए काम किया है काफी। Mostly tier 1 banks from UK and US, so like HSBC,
Bank of America, Wells Fargo. Now I'm doing with Citi, IBM, and a lot of people. So मैंने जब शुरू किया था, as Prasad said, learning tool you will not learn UX design, right? तुम processes नहीं सीख पाओगे. So मैंने जब शुरू किया था, I think 2009 or 10 में, मैंने CorelDRAW से डिजाइन शुरू किया था. CorelDRAW is not a web design software as like mostly graphic design, advertisement designs के लिए होता है. But I started with that. And slowly then Photoshop सारे use करते थे. Again, Photoshop is mostly an image editing software. But कोई option था नहीं तो लोग कभी कुछ लोग Illustrator में भी करते थे to get that icons and stuff, right? Then slowly Sketch came. फिर Adobe XD था. Then काफी लोग Azure पे भी काम करते थे. I think प्रसाद ने भी काफी किया उसमें. Wireframing. Had a limitation that वो एक prototyping software, I would say. It was not a visual or graphic design software, right? But जब Sketch आया, then it took place of a lot of this prototyping software because आप design भी कर रहे हो और you can do prototypes as well. Not as good as Azure, I would say, but you can create hotspots and stuff. And then काफी लोग XD करते थे, but Sketch was like the pioneer, I would say, like the king in design. Then came Figma. Figma आते ही सारा change हो गया because Figma का एक advantage and the most important USP was कि you don't need to install Figma. It was a web based application, so सारे लोगों ने उस पे किया, and the way Figma has advertised themselves, the way they have features and stuff is really awesome. उन्होंने काफी market किया. For example, जो design system था वो Sketch में भी available था, but उसको उस तरीके से market नहीं किया गया और लोगों ने उसको use ही नहीं किया Sketch को. और जब Figma, then Sketch started advertising, but till then Figma has taken over already. और आज mostly I would say 95% companies and firms they use Figma, especially for the design system capability it has. और मैं जब UK शिफ्ट हुआ around 6-7 years back, तो मैंने पहली बार मुझे पता चला कि how to use design system properly, which was again in Figma. तो छोटे कंपनीज इतना डिजाइन सिस्टम में इन्वेस्ट नहीं करते जितना बड़ी बैंक्स या बड़े इंश्योरेंस फर्म करते हैं. सो आई विल गिव एन एग्जांपल. मैंने HSBC के साथ काम किया था, तो उनकी एक स्पेशल टीम थी 10 लोगों की जो सिर्फ फिग्मा एंड डिजाइन सिस्टम पे काम करते थे. एंड इट्स नॉट कि तुमने फिग्मा में डिजाइन सिस्टम बना दिया, यू हैव टू डू डॉक्यूमेंटेशन एज वेल, राइट? सो देयर आर डिफरेंट ऑनलाइन सर्विसेज लाइक स्टोरीबुक है जिसमें you can upload your Figma components into HTML format. और because if अगर आप same components use कर रहे हो design system के from Figma, वही design components के जो HTML code है that you can create in Storybook, and it's very easy for developers कि वो pick and choose कर सके which code they have to use. So the working of designer and developer वो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाता है, काफी इजी होता है. बिकॉज इफ यू चेंज एनीथिंग इन योर कंपोनेंट, वो स्टोरी बुक जैसे सॉफ्टवेयर में इट इज हाईलाइटेड एंड आपको जाके डेवलपर्स को नहीं बताना पड़ता कि अरे मैंने इसमें कलर चेंज किया है, मैंने थोड़ा पैडिंग चेंज किया है बटन में. इट जस्ट रिफ्लेक्ट्स ऑन द सर्विस इटसेल्फ. आई थिंक फिग्मा का सबसे चैलेंजिंग जो सबको जाता है इज ऑटो लेआउट्स. अगर आप का बैकग्राउंड थोड़ा सा भी HTML का है तब आपको समझ में आएगा कि ऑटो लेआउट क्यों जरूरी है और फिग्मा ने उसे क्यों एक फीचर इंट्रोड्यूस किया डिजाइनिंग में. बिकॉज अगर आपने div जो होता है और सेक्शंस इन HTML 4 and 5, राइट? तो उसी को रेप्लिकेट फिग्मा ने एज एन ऑटो लेआउट में किया है. सो थोड़ा अगर आपको HTML का नॉलेज है सो यू कैन इजीली यूज ऑटो लेआउट. एंड अभी भी काफी लोग, मैं एटलीस्ट जिनके साथ काम करता हूँ इवन बड़ी कंपनी में, लोग ऑटो लेआउट अवॉइड करते हैं बिकॉज इफ यू डोंट नो हाउ टू यूज इट, थोड़ा वो कॉम्प्लिकेटेड है. बट देन अगर आप ग्रुप्स एंड फ्रेम्स में करते हो, देन आई डोंट लाइक पीपल डूइंग इट, बट स्टिल वो है
people still use it, right? But अगर 10 डिजाइनर एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, एक ही फाइल पे, तो यूजिंग ऑटो लेआउट हेल्प्स अ लॉट जब आप हैंड ओवर कर रहे हो किसी डिजाइनर को। नहीं, इनफैक्ट मैं थोड़ा सा बाकी सबके लिए ओपन करूंगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग हैं जिन्होंने फिग्मा ट्राई किया, कोशिश की, और ऑटो लेआउट वाज वन ऑफ द थिंग जो मैंने काफी बार लोगों से जब बात की तब वही था कि ऑटो लेआउट नहीं पता उसमें क्या कर सकते हैं। तो आई थिंक अभी विल ओपन इट फॉर चर्चा कि आप ऑटो लेआउट या फिग्मा रिलेटेड और क्या चैलेंजेस है, आपने क्या यूज किया, आपका क्या परसेप्शन है फिग्मा का, वो आप लोग बताइए, ताकि और उसी वे में फिर इसको आगे लेके जा सकते हैं चर्चा। सॉरी, एक पॉइंट मैं ऐड करना भूल गया कि फिग्मा का एक और एडवांटेज है द वे यू डू प्रोटोटाइपिंग। सो आप काफी इंटरैक्शंस आप एनिमेट कर सकते हैं, इंटरैक्शंस को, लाइक बटन क्लिक पे आइकॉन का एनिमेशन, द शेप ऑफ आइकॉन यू कैन चेंज। तो अगर आप ऑनलाइन जाओगे तो काफी आपको, मेनली आई फॉलो लॉट ऑफ पीपल ऑन इंस्टाग्राम, तो इंस्टाग्राम पे काफी लोग हैं जो आपको छोटे छोटे एनिमेशंस कैसे करते हैं वो सिखाएंगे। बट अगेन थोड़ा अगर आपको ऑटो लेआउट आता है तो एनिमेशन इज आल्सो क्वाइट राइट। सो बेसिकली जैसे स्वप्निल ने बताया, आई एम श्योर यहाँ पे काफी लोग हुए जिन्होंने कोरल ड्रॉ कभी सुना नहीं होगा शायद। सो कोरल ड्रॉ बहुत साल पहले यूज होता था, एंड आई थिंक अभी भी कुछ लोग करते हैं अनफॉर्चुनेटली, जहाँ पे मोस्टली डेस्कटॉप पब्लिशिंग या फिर जो प्योर प्रिंट मीडिया था वो ज़्यादातर उस पर काम करते थे। एंड इफ यू सी, जब हम यूएक्स की बात कर रहे हैं, यूएक्स चेंज होता गया या फिर यूएक्स प्रोडक्ट के लिए भी एड ऑन चाहिए, तभी जाके कोरल थोड़ा सा डिफिकल्ट था, फोटोशॉप थोड़ा बेटर था, देन उसके बाद जब स्केच ये सारी चीज़ें आई। बट स्केच का आई थिंक एक प्रॉब्लम ये भी था कि इट वाज स्पेसिफिकली फॉर मैक काफ़ी दिनों तक, वो एक प्रॉब्लम रहा, काफ़ी लोगों को लिमिटेशन लगा, एंड दैट्स व्हाई उन्होंने एक्सडीड ट्राई करने की कोशिश की, जैसे स्वप्निल ने बोला एक्चुअल वायर फ्रेमिंग प्रोटोटाइपिंग के लिए था, बट नॉट एट ऑल लाइक यूजर फ्रेंडली पॉइंट ऑफ व्यू से वो काफ़ी दूर था। मतलब उतना ईजी नहीं था कि बोल सकते हैं इसका यूएक्स बेटर है पर्टिकुलरली एप्लीकेशन का। तो ये सारी चीज़ें आप अगर प्रोडक्ट देखते जाओगे कि स्केच में क्या हुआ, फिर इट वाज मेनली आई थिंक जैसे उन्होंने मार्केट किया था कि टूल डिजाइन बाय डिजाइनर्स फॉर डिजाइनर्स, इस वे में वो चालू हो गया। एंड फिग्मा भी उसी डायरेक्शन में कि यार जो अपनी डिजाइन कम्युनिटी है, डिजाइनर्स है, उनके लिए ये चीज़ें और इजी कैसे कर सकते हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं, ये एप्लीकेशन ईजी कैसे होगा। ऐसे करते करते चीज़ें बहुत सिंपल होती गई, बट ऑफकोर्स कुछ चीज़ें एकदम ही लाइक 1 2 3 स्टेप्स उस फॉर्म में नहीं होंगी, तभी ऑटो लेआउट या फिर कुछ एनिमेशन, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा ऑफकोर्स लर्निंग का होगा, और तभी तो इट विल बी डिफरेंशिएटर फ्रॉम अदर पीपल एंड जो पर्टिकुलरली जिन्होंने प्रैक्टिस की है, राइट। सो बेसिकली उसका ये कहना है कि डेव मोड जो अभी फिग्मा में इंट्रोड्यूस हुआ, तुम्हें उस पर काम करने का चांस मिला क्या? अगर मिला है तो ठीक से काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, व्हाट आर योर थॉट्स? या पर्सनली मैं इतना यूज नहीं करता डेव मोड, बिकॉज वो डेवलपर्स के लिए है, राइट। बट मुझे जो डेवलपर से फीडबैक मिला है कि अगर आपने वो मोस्टली अगर ऑटो लेआउट में चीजें नहीं बनाया आपके कंपोनेंट, तो डेवलपर्स को डेव मोड ठीक से यूज नहीं करते, बिकॉज लेट्स जस्ट एक्सप्लेन व्हाट इज डेव मोड, राइट। जब आप फिग्मा में कोई भी, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ बटन बनाते हैं, राइट, जिसमें कि उसको इट्स अ स्क्वायर बटन, राइट, और उसमें हाइट दी है, बट हाइट मेनली हम पैडिंग से लेते हैं। आई थिंक पीपल नो व्हाट पैडिंग इज। तो लेफ्ट राइट टॉप बॉटम डिस्टेंस होता है टेक्स्ट या कोई भी एक स्क्वायर में जो एलिमेंट है उसका बॉर्डर से, राइट। तो अगर मैंने वो ऑटो लेआउट में बनाया है तो फिग्मा इजीली उसका कोड जनरेट करता है, लिटरली उसका HTML, उसकी CSS फाइल बनती है स्टाइल शीट, और डेवलपर्स को सिर्फ कंपोनेंट सिलेक्ट करना है, और राइट हैंड साइड में फिग्मा के उनको उसका CSS मिल जाएगा, जो कॉपी पेस्ट करके अपने कोड में डाल के वो इजीली यूज होता है। और सिर्फ कोड नहीं, डेवलपर्स को वो भी एबिलिटी है कि अगर उन्हें कोई कंपोनेंट सिलेक्ट किया तो फिग्मा कंपोनेंट पे ही उन्हें दिखाता है कि पैडिंग कितनी है, मार्जिन कितनी है। तो अगर उन्हें कोड नहीं यूज करना तो वो सीधा फिग्मा में मेजरमेंट करके
उसके जो एलिमेंट्स है बटन के दे कैन इजीली यूज। सो कोडिंग के लिए बहुत अच्छा है। और जो मैंने बोला कि जब डॉक्यूमेंटेशन करते हैं इन डिजाइन सिस्टम, लेट्स से वेबसाइट और सर्विस, तो सेम कोड इज आल्सो यूज्ड। इनफैक्ट सिनिक्रॉन में हमने काफी प्रोजेक्ट के लिए जब हम स्टाइल गाइड बनाते थे सोमेल, वो फोटोशॉप में पूरा देख के कि कितना पिक्सल ऊपर स्पेस होगी, कितने यहाँ पे, सो वो आपको देख के डिजाइनर को मेजर करके एक डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ता था। अब फिग्मा में ये आने से पहले भी आई बिलीव ज़ेपलिन टूल जो था वो भी काफी अच्छा था कि जो डिजाइन टू डेवलपर हैंड ओवर करनी है फाइल्स, तो पहले वो सारा कि आप उतने साइज का इमेज कट करो, बटन कट करो, आइकॉन कट करो, ये सारी कट करके फिर डेवलपर्स को दे दो, फिर उनको स्टाइल गाइड भी दे दो। ज़ेपलिन में ये था कि आप PSD फाइल अपलोड करो, आप उस कंपोनेंट पे जैसे होवर करते हो आपको उसके पूरे डायमेंशन, उसका वो फाइल अगर स्लाइस करना है वो स्लाइसिंग, पैडिंग, स्पेसिंग, जो CSS का कोड, वो सारी चीजें वहां पे मिल जाती है। आई थिंक फिग्मा ने वही है कि जो ये अच्छे फीचर्स है जो हर डिफरेंट प्रोडक्ट में थे, उन्होंने काफी बेटर वे में लेकर आए। ऑलराइट, और बाकी लोगों के क्या चैलेंजेस है फिग्मा, ये सब है। I'm using XD from last 4 years, but when I started learn the Figma, then the auto layout is the one of the most crucial part for me. But when I go inside it, what is the main purpose? So are we doing that because of we need to create a device friendly screens, or are we responsive screens, या और क्या है, क्यों एग्जैक्टली यूज करते हैं? क्योंकि XD के अंदर हम लोग डायरेक्टली लिंक जो है डेवलपर्स को दे देते हैं, एंड पैडिंग एंड वो जो सारी चीजें वो डेवलपर्स समझ लेता है। बट यहाँ पे क्या है ऐसी चीज जो हमें करनी पड़ेगी सो दैट ऑटो लेआउट का एग्जैक्ट यूज हमें समझ में आए? एक क्वेश्चन थोड़ा बहुत उससे रिलेटेड ही है कि रिस्पॉन्सिव डिजाइन कैसे बनाएं, ऑटो लेआउट उसके लिए यूज होता है, और डू वी हैव टू डू समथिंग एल्स? सो आई थिंक अभिजीत ने क्वेश्चन पूछ के आंसर भी उसने दिया कि मेनली ऑटो लेआउट रिस्पॉन्सिव तो एक है ही, रिस्पॉन्सिव के लिए ऑटो लेआउट यूज करते हैं। एंड अगेन एज आशीष हैज आस्क्ड, राइट, अगर आपको रिस्पॉन्सिव डिजाइन करना है तो ऑटो लेआउट में बहुत इजी हो जाता है, राइट? बिकॉज ऑटो लेआउट क्या है, द नेम सजेस्ट इटसेल्फ, राइट? आप जो भी लेआउट करते हो इट ऑटोमेटिकली वो उसका हाइट विड्थ आप चेंज कर सकते हो, राइट? लेट्स कॉल इट फ्लेक्सिबल, वो बहुत फ्लेक्सिबल होता है आप जो भी कंपोनेंट बनाते। एंड कंपेयर टू XD, फिग्मा भी सेम है। अगर आपने लिंक शेयर कर दी डेवलपर के साथ, तो अगर उसे एडिटिंग की परमिशन है, सिर्फ व्यूइंग की परमिशन है, तो भी वो कंपोनेंट की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है जैसे पैडिंग, वो सब चेक कर सकता है। एंड ऑटो लेआउट में सबसे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑटो लेआउट का एडवांटेज ये है कि अगर मैं लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अ टेबल, राइट, अ ग्रिड टेबल। अगर मैं टेबल बनाता हूँ, समझ लो मैंने अगर फोटोशॉप में बनाया है, तो मैं टेबल जो टाइटल्स है, हेडर, मैं उसको 4 कॉलम्स बना के मैं उसका ग्रुप बनाऊंगा, राइट? और फिर मुझे रो बनानी है नीचे, तो मैं जब रो बनाऊंगा मैं अलग लेयर पे बना के फिर उसको फिर से मैं ग्रुप्स बना के, तो मुझे काफी ग्रुप्स बनाने पड़ेंगे। बट ऑटो लेआउट में क्या होता है, मैं एक ही लेयर पे कंपोनेंट्स बनाता हूँ। अगर मैंने ऑटो लेआउट यूज किए हैं, उसके अंदर का जो कंटेंट के हिसाब से कंपोनेंट विल चेंज देयर विड्थ एंड हाइट। आई डोंट हैव टू कंट्रोल इट, मुझे मैन्युअली कुछ करना नहीं उसमें, वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट होता है। स्पेशली टेबल्स में मैंने देखा है कि अगर मैं कंटेंट के वजह से मुझे कॉलम की विड्थ अगर बढ़ानी है, तो मुझे हर कॉलम में जाके बढ़ाने की जरूरत नहीं है। मैंने अगर ऑटो लेआउट में बनाया है एक कॉलम, तो इफ आई कैन इंक्रीज द विड्थ ऑफ ऑल द कॉलम्स टुगेदर। प्लस कंपोनेंट्स जो हम यूज करते हैं जैसे बटन्स हो गया, फॉर्म फील्ड्स है, इनपुट फील्ड्स, ड्रॉप डाउन्स, अगर ये आप ऑटो लेआउट में बना रहे हो, तो आपको सिर्फ जाके कंपोनेंट में चेंज करना है, एंड उसका जो रिफ्लेक्शन आपके डिजाइन में होगा वो काफी सीमलेसली होगा, एंड इट्स इजी टू कंट्रोल एंड मेक एडिट्स। सो आपका टाइम बहुत सेव होता है ऑटो लेआउट करते वक्त। और बिकॉज इफ
ऑल ऑफ द डिजाइनर्स आपके टीम में ऑटो लेआउट जानते हैं, तो आप जब हैंड ओवर करोगे किसी डिजाइनर को तो उसे एडिट्स करने में बहुत इजी जाए। ओके, एंड वहाँ पे समझो अगर मतलब इसका यूज जो है मोबाइल का, तो मैं वेब से मोबाइल में अगर शिफ्ट हो रहा हूँ तो इज इट फिजिबल, या वहाँ पे भी मुझे बहुत सारी चीजें अभी करनी ही है? अगर मोबाइल के लिए अगर समझो मैं एक डेस्कटॉप के लिए मैंने डिजाइन बनाया है, उसी को टैब और मोबाइल के लिए मैं अगर बना रहा हूँ, तो ये सारी चीजें मुझे वापस करनी है, या वो ऑटो लेआउट इसी के लिए यूज किया कि ये सारे फिक्सेस हो जाए? अपने आप कुछ चीजें नहीं होती है, नहीं, ओके, बट अगर तुमने कंपोनेंट्स यूज किए हैं, राइट, अगर इफ यू आर यूजिंग बटन एज अ कंपोनेंट, तो तुमने उस कंपोनेंट को ऑटो लेआउट में बनाया है, तो तुम कितनी भी बड़ी स्क्रीन से कितनी भी छोटी स्क्रीन पे जाओगे तो बटन अपने आप एडजस्ट होता है। थोड़ा तुम्हें स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, अगर तुम्हारा वेबसाइट 3 कॉलम लेआउट में है, राइट, लाइक 3 बॉक्सेस है ऊपर, और अगर तुम उसे मोबाइल में मूव करते हो तो फ्रॉम ए वर्टिकल लेआउट स्ट्रक्चर वो अपने आप हॉरिजॉन्टल हो जाता है, बट कुछ चीजें कुछ बार इट ब्रेक्स, सो तुम्हें थोड़ा फार एडजस्ट करना पड़ता है। लेकिन आई वुड से 80 to 90% ऑटो लेआउट फिक्सेस एवरीथिंग। और फिग्मा के प्लगइन्स भी है काफी, तो लोगों ने रिस्पॉन्स के प्लगइन भी बना के रखे हैं। अगर तुम सिर्फ डेस्कटॉप बनाते हो एंड इफ यू यूज द प्लगइन, it makes it easy to create a mobile or a tablet design. Got you. Thank you. I can add one more thing. जो सर ने जो स्वप्निल सर ने जो एग्जांपल दिया था अभी कि ऑटो लेआउट से क्या हो सकता है, लेकिन एक एग्जांपल ये भी बता सकते हैं कि क्या नहीं हो सकता है, यानी कहाँ तक वो एक्सटेंड हो सकता है, कहाँ तक नहीं हो सकता है। जैसे उन्होंने 3 कॉलम का एक एग्जांपल दिया। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल ऐसा है कि आपका जो नेविगेशन बार है, राइट, तो वहाँ पे लेफ्ट में लोगो है और 4-5 मेनू राइट में है, राइट, तो वो भी हम ऑटो लेआउट में करते हैं। बट मोमेंट वी रिसाइज टिल दी मोबाइल, राइट, तो वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो पाएगा। बट मोबाइल पे तो हैमबर्गर मेनू, राइट, तब फिर आपको फिर हाइड एंड शो जो वेरिएबल्स है वहां से आप कर सकते हो। एंड सम लेवल इट इज पॉसिबल, बट कुछ जो सिनारियोज है वहां पे नहीं कर सकते। वेरी गुड एग्जांपल एक्चुअली। एंड वेरिएबल जो है वो तो एक अगर इफ यू थिंक ऑटो लेआउट इज डिफिकल्ट, तो वेरिएबल तो उसका बाप है, मैं बोलूंगा। इट इज आल्सो क्वाइट डिफिकल्ट, बट वेरिएबल बहुत यूज होता है, और एज मैंने कहा, 80 to 90% ऑटो लेआउट हैंडल करता है आपका डिजाइन, बट कुछ चीजें हैं जो आपको चेंज ही करनी पड़ेंगी। आई थिंक अभिजीत गिव अ गुड एग्जांपल ऑफ द नेविगेशन। और ऑटो लेआउट फिग्मा ने इसलिए इंट्रोड्यूस किया था क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल एक ग्राफिक डिजाइनर जैसे लेआउट बनाता है, राइट, उसके आर्टबोर्ड पे, तो वो थोड़ा सा फ्री रहता है साइजिंग को लेके, राइट, ओवरलैपिंग होता है। लेकिन फिग्मा दे वांट टू इनकलकेट इन डिजाइनर्स माइंड हाउ डेवलपर स्ट्रक्चर देयर लेआउट, राइट, कि एक कंटेनर रहता है, उसके अंदर फिर रो रहता है, उसके अंदर फिर उनका कॉलम स्ट्रक्चर रहता है। द सेम वे दे हैज द लिमिटेशंस, राइट, तो वो लिमिटेशंस भी आपको ध्यान में रख के आपको लेआउट डिजाइन करना है। सो ऑटो लेआउट वो ऑटोमेटिकली यानी इनकलकेट आपको हो जाता है कि हमें डिजाइन किस लिमिटेशन पे बनाना है करके। फॉर एग्जांपल 2 कॉलम लेआउट बनाया, अगर मैंने लेफ्ट में अगर मैंने एक इमेज ऐड किया और राइट पे कंटेंट ऐड किया, राइट, ग्राफिक डिजाइनर से क्या होता है बहुत बार कि इमेज जो है ना वो साइज बड़ा हो जाता है, और नीचे जो स्पेसिंग दी है मे बी सेक्शन में हमेशा 90 पिक्सल टॉप रहता है, 90 पिक्सल बॉटम रहता है, वो मिस हो जाता है। अगर आप ऑटो लेआउट अगर करोगे ना तो आपका पैडिंग, मार्जिन ये हमेशा स्टिक रहता है। नॉर्मल इस वे में अगर हम देखें कि क्या rather than directly jumping into auto layout, I think confusing क्यों लग रहा है काफी लोगों को जो डिजाइन बैकग्राउंड से आ रहे हैं, जिन्होंने HTML CSS या एटलीस्ट HTML CSS मत करो, नॉट नेसेसरी कि पूरा की पूरा आना चाहिए, बट एटलीस्ट जब वो डेवलप होता है पेज, जब वो पेज वहाँ पे जा रहा है, जैसे अभी जितने भी अभी बताया कि वहाँ पे एक आइदर डिव है या फिर एक कंटेनर इन एनी फॉर्म, वो टेबल हो सकता है, वो डिव टैग हो सकता है, उसके अंदर वापस कॉलम्स है क्या, डिफरेंट कॉलम्स है क्या, उनकी वेट क्या है, अगर वो कैसे वर्क होता है एटलीस्ट उतना नॉलेज हो, उतना अंडरस्टैंडिंग हो,
तो आई थिंक देन फिर थोड़ा सा रिलेट कर सकते हो आप लोग कि ऑटो लेआउट किस डायरेक्शन में जा रहा है, बिकॉज अल्टीमेटली जो चीज़ें हम लोग एकदम पहले ब्राउजर फ्रेंडली डिज़ाइन वगैरह करते थे रिस्पॉन्सिव आने से पहले, तब वो इशू होता कि ओके इंटरनेट एक्सप्लोरर में कुछ चीज़ें वर्क हो रही है, कुछ क्रोम तो था नहीं तब, नेटस्केप में ये कुछ फायरफॉक्स रही है, उस वे में जब जाते हैं तो अगर आप फिक्स पैडिंग देते हो, फिक्स मार्जिन देते हो पर्टिकुलर पिक्सल का, तब जब ब्राउजर का विंडो रिसाइज करोगे तो बिकॉज आपने सपोज वहाँ पे 50 पिक्सल बोला है तो वो 50 पिक्सल ही रहेगा, बट आप अगर वो परसेंटेज में देते हो तो जितना रिसाइज किया उसके परसेंटेज के हिसाब से वो कम ज्यादा करेगा. दैट्स एग्जैक्टली व्हाट ऑटो लेआउट डज. निखिल, सॉरी तुमने दो बार, आई थिंक यू आर ट्राइंग टू ऐड समथिंग. एक्चुअली सर मुझे पूछना था कि जो आपने पहले बोला था कि जो डेव मोड रहता है, सो अभी इट इज अ पेड वर्जन, राइट? सो अर्लियर क्या होता था, अगर कुछ बटन्स या हम क्रिएट करते थे तो अगर डेव मोड पे जाने के बाद अपने को वो साइड मार्जिन पता चलता था रेड के इसमें कि बाबा राइट से कितना है, ऊपर से कितना है, नीचे से कितना है. तो अभी वो पता नहीं चलता. तो उसके लिए कुछ है क्या, मतलब ऑप्शन? अल्ट कुछ तो प्रेस करते हैं, अदर देन दैट कुछ है क्या उसके लिए ऑप्शन? उसके लिए प्लगइन है. अगर आपको पैडिंग और डिस्टेंस चेक करना तो इफ यू गो इन फिग्मा, मैं स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ. हाँ, यस, दैट विल बी बेटर. तो ये मेजरमेंट करके प्लगइन है फिग्मा में. हाउ टू इंस्टॉल प्लगइन, यू जस्ट राइट क्लिक करके आप अगर विजेट्स में गए, मैनेज विजेट में, तो यहाँ पे आपको आपके दिख जाते हैं प्लगइन्स या विजेट्स में, सॉरी प्लगइन्स यहाँ पे. और इनकी कम्युनिटी है फिग्मा में, फिग्मा की, तो यहाँ पे आपको काफी बहुत सी चीजें आपको मिल जाएगी एज प्लगइन्स. तो वन ऑफ द प्लगइन्स इज दिस मेजरमेंट. तो आप मेजर कर सकते हो इसमें कि डिस्टेंस कितना है, और पैडिंग्स, कलर, सब कुछ इसमें दिख जाता है. तो ये मेनली आप जब स्पेसिफिकेशंस देते हो आप डेवलपर्स को, तो ये काफी काम में आता है. ओके, चलिए, थैंक यू सो मच. प्लगइन्स का लेकिन सबसे बड़ा इशू जो मुझे लगा, स्पेशली बैंक्स में, तो हम लोग प्लगइन्स यूज नहीं कर सकते बिकॉज बड़ी बैंक्स में वो डेटा का इशू होता है, राइट? हाँ, तो मिनिमम प्लगइन्स होते हैं. बट अगर आप आउटसाइड ऑफ आपके अगर ऑर्गेनाइजेशन इज लेटिंग यू यूज प्लगइन्स, देन जस्ट गो टू द फिग्मा कम्युनिटी. वहाँ पे बहुत से प्लगइन्स, आपको फ्री आइकॉन्स मिल जाएंगे, बटन्स मिल जाएंगे, फिर डिजाइन सिस्टम्स काफी सारे फ्री मिल जाएंगे आपको, which you can download and edit and use it as well. चलिए, थैंक यू सो मच. और एक पूछना था क्वेश्चन कि जो ग्रिड सिस्टम रहता है मोबाइल में, हम लोग 8 ग्रिड सिस्टम यूज करते हैं, तो वेब एप्लीकेशन बनाने में कौन सा, मतलब हम लोग मेजरमेंट क्या है, मतलब कौन सा ग्रिड सिस्टम यूज कितना उसमें रहता है वो? वेब में 12 कॉलम ग्रिड होता है, एंड एक common practice is the distance between grids, which is gutters, right? So वो 20 का use करते हैं, but again depending on which browser and which device you're using, but जितना मैंने देखा है 12 grid system use करते हैं सारे. Okay, चलिए. 12 grid system को overall ना कैसे magic grid as a नेम भी दिया हुआ है इन अ वे कि बिकॉज उसको प्रॉपर्ली डिवाइड होता है सारे डिवाइसेस के हिसाब से कि आपको टैब के लिए चाहिए, वेब के लिए चाहिए, फोन के लिए चाहिए, तो वो उतने ही ग्रिड प्रॉपर्ली यू कैन डिसाइड कि मेरा एक ग्रिड मतलब 1 कॉलम या 2 कॉलम फोन के लिए आ जाएंगे, 3 या 4 इसके लिए होंगे टैब के लिए. सो 12 काफ़ी ईजियर हो जाता है सभी डिवाइसेस के हिसाब से डिवाइड करने के लिए. एंड फिग्मा में आपको ऑप्शन भी, आप ग्रिड्स यू कैन सी ऑन योर कैनवस ऑलरेडी, आपको अलग से बनाने की जरूरत है. यू कैन डिफाइन ग्रिड, कितनी ग्रिड स्ट्रक्चर क्या होगा आपका, एंड गटर्स कितना चाहिए आपको. आई थिंक देयर आर मोर क्वेश्चंस. Chaitanya is asking, while creating a design system, how to find correct font sizes for responsiveness and also for the margin padding, how to find a perfect one. There are certain I would say templates होते हैं, बटन साइज क्या होना चाहिए, पैडिंग कितना होना चाहिए. अगर आपको वो देखना है तो मैं सबसे इजी बोलूँगा, आप एप्पल की जो
है डिजाइन सिस्टम, यू कैन गो चेक दैट। पर मैं एंड्रॉइड का जो है मटेरियल डिजाइन, लॉट ऑफ पीपल यूज मटेरियल डिजाइन टू सी कि बटन साइज क्या होना चाहिए, पैडिंग मार्जिन कितनी होनी चाहिए। लेकिन what I believe is बहुत बार क्या होता है कि if you are designing something out of the box, तो मैं मेरे हिसाब से बोलूँगा कि there is no limitation. It's a free canvas, you can just draw anything. But if you are designing, let's say for a corporate firm, a corporate website, a corporate application, तो I personally go to material design to check कि size क्या होनी चाहिए। जैसे मोबाइल पे जनरली आइकॉन साइज इज अराउंड 18 पिक्सल टू 24 पिक्सल साइज होता है, और थोड़ा बड़ा भी हो सकता है। बटन साइज ऑलमोस्ट हाइट इज अराउंड 40 पिक्सल की हाइट होती है बटन की, बिकॉज आप मोस्टली पीपल यूज थंब फॉर देम यूजिंग मोबाइल है, तो थंब की साइज के हिसाब से एप्पल एंड एंड्रॉइड हैव सम स्पेसिफिकेशंस। So I'll say go to material design, go to iOS design system. You'll find a lot of inspiration and knowledge there as well. And again वो जो चीजें हैं that is something material design में Android ने या फिर iOS में Apple ने जो उनके एक्सपीरियंस से उन्होंने स्टडी की है वो चीजें निकल के आई है। Okay, that gives you guideline, but जैसे स्वप्निल ने बोला कि आप जब अपना कुछ कर रहे हो you don't have to follow as it is. हाँ, कुछ गाइडलाइंस है जैसे मिनिमम बटन साइज होना चाहिए ताकि वो क्लिकेबल एरिया बेटर हो। कीप दैट इन माइंड एंड देन एक्सप्लोर कर सकते हो आप अपने हिसाब से। और एक सिली क्वेश्चन है, सो स्वप्निल, आर यू यूजिंग दीज ये जो ये है कितना यूज करते हो ऑटो लेआउट? हर एक कंपोनेंट के अंदर यूज करते हो या मतलब कहीं पे जरूरत है वहीं पे यूज करते हो? कैसा रहता है उसका? मैं जब विजुअल डिजाइन करता हूँ तो मैं ट्राई करता हूँ कि मैक्सिमम मैं ऑटो लेआउट में बनाऊं जितना हो सके। तो मैं पर्सनली तो 98% ऑटो लेआउट ही यूज करता हूँ, मैं वही प्रेफर करता हूँ। लेकिन अगर मैं वायर फ्रेम्स बना रहा हूँ जो विच आई जस्ट वांट टू क्रिएट अ क्विक स्केच ऑफ समथिंग कि एक फॉर्म कैसे दिखेगा, तो तब मैं ऑटो लेआउट तब नहीं यूज करता हूँ, क्योंकि मुझे क्विकली 10 मिनट में मुझे कुछ ड्रॉ करना है। और इट्स योर डेली रूटीन देन, लाइक डेली रूटीन में वो यूज ही होता ही है ऐसा। हाँ, और अगर मैं डिजाइन सिस्टम यूज कर रहा हूँ तो भी मैं ऑटो लेआउट यूज, यानी विजुअल डिजाइन के वक्त मैं डिजाइन सिस्टम ही यूज करता हूँ, बिकॉज आई वर्क इन अ बैंक और मुझे वो डिजाइन सिस्टम फॉलो करनी है, तो मैं हमेशा ऑटो लेआउट। और मेरे सारे कंपोनेंट्स जो है मेरी टीम ने सारे ऑटो लेआउट में बनाए, तो इट्स इजी फॉर मी टू यूज ऑटो लेआउट। गॉट, थैंक यू। ऑलराइट, फिर श्रुतिका का क्वेश्चन है पेड वर्जन एंड फ्री वर्जन में क्या डिफरेंस है? वेल, फ्री वर्जन में यू कैन ओनली क्रिएट 3 पेजेस in a file, in a Figma file, और I think आप जब डेवलपर्स के साथ शेयर करते हो तो शायद डेव वर्जन दिखता है। मैंने ज्यादा फ्री वाला यूज किया है नहीं, तो मुझे इतना पता नहीं, बट जो मेरे पास है पर्सनली आई कैन सी कि मैं सिर्फ 3 पेजेस बना सकता हूँ, बट एनिमेशन उसमें कुछ लिमिटेशन है नहीं, यू कैन एनिमेट एवरीथिंग, यू कैन क्रिएट डिजाइन सिस्टम, सब कुछ है फ्री वर्जन। ऑलराइट, एआई प्लगइन्स अगेन मैंने अभी तक यूज किया नहीं, बिकॉज बैंकिंग में वो एआई को अभी तक दे हैव नॉट लेट एआई इनसाइड द बैंकिंग फ्रेमवर्क, राइट? तो मैंने अभी तक यूज नहीं किया, बट मैं जितना देखता हूँ तो काफी वेबसाइट्स है जहाँ पे आप जाके एआई यूज करके पूरी वेबसाइट डिजाइन हो जाती है, या फिर आप वायर फ्रेम बना सकते हो just by putting की create a website for a flower shop, right? तो वो एक जेनरिक टेम्पलेट स्टाइल में आपको पूरा लेआउट बना के देगा एआई, और आप उसकी फिग्मा फाइल डाउनलोड करके यू कैन एडिट इट। बट विद इन फिग्मा मैंने सुना था कि फिग्मा खुद एआई रिलीज कर रहा है, तो अभी तक मैंने तो पर्सनली यूज नहीं किया। आप में से काफी लोगों ने अगर मतलब बिकॉज स्वप्निल ने ऐसे 2-3 बार बोला फाइनेंशियल क्लाइंट, हम लोगों ने सिनिक्रॉन में भी काम किया है फाइनेंशियल क्लाइंट्स के साथ, तब मे बी नॉट दीज काइंड ऑफ प्लगइन्स बट जावास्क्रिप्ट यूज करते थे, कुछ एक्सटर्नल किसी ने बनाया हुआ है, आप गिटहब इधर उधर भी डाउनलोड कर सकते हो,
एंड यूजुअली आप सोचते हैं कि ये यूज किया तो हो जाएगा, बट एज सुन एज आप उन क्लाइंट्स के साथ उनके सिस्टम उनके नेटवर्क में काम करते हो, ऑलमोस्ट ये सारी चीजें अलाउड नहीं होती, बिकॉज उनको द रीजन दे डोंट अलाउ कि कहीं से कुछ हैक हो गया है, उनके कोड से कुछ हो रहा है, इनका डेटा कुछ प्रॉब्लम हो जाए, सो वो सारी चीजें यूजुअली अलाउ नहीं करते। तो मे बी दैट्स व्हाई द एक्सटर्नल प्लगइन है, एआई प्लगइन का जो 2-3 बार स्वप्निल ने मेंशन किया, जस्ट उस पर मैं क्लैरिफाई कर रहा हूँ। यूजुअली ये चीज़ें आपको टिपिकली ऐसे क्लाइंट्स जहाँ पे उनका डेटा बहुत सिक्योर रखना चाहते हैं, वहाँ पे ये चीज़ें थोड़ी सी रिस्ट्रिक्टेड होती है। ओके, आशीष का एक और, आई एम फेसिंग इशू व्हाइल वर्किंग विद डेवलपर, I designed it for desktop size, but it looked different on different laptop screen sizes when they developed it. Okay. आशीष, मैं सजेस्ट करूंगा कि आपको अलग-अलग स्क्रीन साइज के लिए खुद डिजाइन बनाने पड़ेंगे उनके लिए, डेवलपर्स के लिए। मैं जब बनाता हूँ, मैं हमेशा मिनिमम साइज फॉर अ डेस्कटॉप I go for 1024 पिक्सल फॉर विड्थ, हाइट तो डिपेंड्स राइट, और मैक्सिमम मैं डिजाइन करता हूँ 1600 पिक्सल का। तो बीच में ब्रेक पॉइंट्स होते हैं, जैसे 1024 के बाद होता है, आई थिंक इट इज 1280 राइट, फिर उसके बाद होता है 1440 पिक्सल एंड देन 600। तो आपको अलग अलग साइजेस उन्हें बना के देनी पड़ेगी, अगर आई मीन इफ यू वांट योर डिजाइन टू बी परफेक्ट फॉर ऑल स्क्रीन्स, because developers तो हमसे smart होते हैं बहुत बार, they just do what they want, but I'll suggest कि तुम्हें हर एक साइज का खुद बना के देना चाहिए। अगर कुछ पर्टिकुलर वे ऑफ डिजाइन रखना चाहते हो तो, अदरवाइज जैसे पहले आई थिंक ऑटो लेआउट बताया था कि हाँ कुछ पॉइंटर्स की ये सेक्शन लेफ्ट में ही रहेगा ये, बट देन बीच में जो मार्जिन्स है वो थोड़े से कम ज्यादा हो जाए। बहुत बार अगर हम टैबलेट के लिए यूज कर रहे हैं तो हमें पोर्ट्रेट और लैंडस्केप मोड खुद डिजाइन करके देना चाहिए काफी बार, बिकॉज नहीं तो यार ऑफ कोर्स एक तो डेवलपर्स दे कम टू अस अगेन आस्किंग अ डिजाइन और दे डू समथिंग बाय देमसेल्फ, तो वो ठीक से इंप्लीमेंट होता नहीं। हैव यू एवर एक्सपीरियंस व्हाइल वर्किंग ऑन फिग्मा आर्टबोर्ड, जब भी हम एक आइकन इंपोर्ट करते हो राइट, वो ऑलरेडी आउटलाइन स्ट्रोक रहता है राइट, ठीक है, तो जब उसे कभी कभी हमें उसको एडिट कर एंकर पॉइंट्स मूव करने की भी जरूरत पड़ती है राइट समटाइम्स। तो जब हम एंकर पॉइंट्स मूव करते हैं ना, तो वो 1 पिक्सल टू 2 पिक्सल यानी दूसरे पिक्सल पर शिफ्ट नहीं होता, डायरेक्टली जंप करता है 4 पिक्सल पे राइट। तो इसके लिए कुछ है क्या सॉल्यूशन? यस, तो मेरे साथ भी काफी होता है ये। तो इसमें आप अगर माउस से ट्राई करोगे यूजिंग योर माउस, तो वो पिक्सल का डिफरेंस होता है आगे पीछे राइट। काफी बार अगर एक सिंगल लाइन स्ट्रोक भी कर रहे हो अगर टैब्स के साथ राइट, उसमें भी होता है। तो बेस्ट वे व्हाट आई डू इज अगेन आई विल शेयर माय स्क्रीन। आई एक्सपीरियंस मोस्ट ऑफ द टाइम विद कीबोर्ड एज वेल, मैं कीबोर्ड के साथ भी मैंने एक्सपीरियंस किया है। वो एक वहां पे 1 पिक्सल का शिफ्ट रहता नहीं उसका, 2 स्किप करके डायरेक्टली 4-5 पिक्सल पे जंप कर देते हैं। Yeah, so the answer for movement what I do is if this is a rectangle, right, if I have to move it, मुझे पिक्सल मैच करें, तो ये जो लेफ्ट पैनल में जो XY है, I personally use that because आप इसको पॉइंट में भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, यानी एंकर पॉइंट सिलेक्ट करके बोल रहे हो? नहीं, वो बोल रहा है एंकर एडजस्ट करके बोल रहा है, और नहीं एक पर्टिकुलर एंकर पॉइंट, एक ही एंकर पॉइंट। आप इसको अगर डबल क्लिक करोगे ना, ये वाला ओके, हाँ, ये एंकर पॉइंट जब हम मूव करेंगे, आई जस्ट वांट टू मूव 1 पिक्सल शिफ्ट, बट वो डायरेक्टली कभी-कभी जंप होता है 3 या 4 सेम में। हाँ, तो वेक्टर के लिए भी आई यूज द सेम एक्स एंड वाई। यू कैन, तो ये पॉइंट में भी जैसे 45.2 भी मैं कर सकता हूँ, 1 भी कर सकता हूँ। तो मैं जनरली जब हम लोग टैब्स बनाते हैं, टैब्स डिजाइन राइट, तो नीचे अगर इफ यू आर गिविंग इट अ बॉटम बॉर्डर, तो काफी बार होता है, तो आई यूज दिस एक्स एंड वाई। ये जो ज्योमेट्रिक शेप से ज्यादा जो रहता है ना, जो कुछ ऑर्गेनिक शेप, यस, उसमें प्रॉब्लम ज्यादा।
हाँ, जैसे अगर मैं ये अगर ऐसे राउंडेड कॉर्नर्स एंड स्टफ हो तो राइट, तो आई विल सजेस्ट कि यूज दिस ओनली। सो मुझे पूछना था कि एक्चुअली मेरा रिसेंटली एक इंटरव्यू हुआ था, तो उसमें उन्होंने पूछा कि which tools do you use, तो मैंने बताया फिग्मा, and he was asking, he was from banking sector only, so he was asking कि how reliable is it to use, because हाँ confidential maybe data कुछ designs होंगे उनके, but so how do you know that it is reliable? Of course Swapnil will answer, but जितने 2 साल से ऐसे ही said कि वो सिटी बैंक में फिग्मा पे ही काम कर रहा है और पूरी टीम यूके की उस पे काम कर रही है, तो आई डोंट थिंक रिलायबिलिटी का इशू है, अनलेस एज ही मेंशन कि थर्ड पार्टी प्लगइन्स या ये प्लगइन वो कुछ ऐड कर रहा। फिग्मा रिलायबल है बिकॉज वर्ल्ड एवरीबॉडी इज यूजिंग फिग्मा राइट, जो बड़ी बैंक्स है, बिकॉज ऑफ डेटा सिक्योरिटी। जब I'll give you not as Figma right, in general अगर कोई भी सॉफ्टवेयर जब एक बैंकिंग फ्रेमवर्क में आता है तो there are a lot of due diligence, they do checks बहुत करते हैं, 2-3 महीने वो चेक्स करते हैं सिक्योरिटी के लिए राइट। इट इज 100% सिक्योर। और जो मैंने बताया प्लगइन्स का, तो फिग्मा बैंक्स यानी कोई भी फर्म को ऑप्शन देता है, अगर आप उसको इफ यू आर पेइंग फॉर इट एंड आपको सिक्योरिटी बहुत चाहिए तो आप वो प्लगइन्स दे लॉक इट, एंड देन ओनली एडमिन हैज एन ऑप्शन कि ये प्लगइन अनलॉक कर दो, लेट व्हाट इंफॉर्मेशन शुड कम इनसाइड फिग्मा एंड गो आउटसाइड, तो एडमिन कंट्रोल्स एवरीथिंग। सो एज फार एज आई हैव यूज्ड it's very secure as well. So basically the paid version of Figma. Yes, paid version, yeah. Okay. ठीक है. And also second question would be like अभी आपने बोला कि Figma, like we are talking about Figma, right? But then there are so many tools that I see like जैसे कंपनी के जॉब डिस्क्रिप्शंस में होता है कि फ्रेमर आना चाहिए, फिर बैल्स में कोई टूल है वो आना चाहिए, ज़ेपलिन आना चाहिए, तो आई एम एक्चुअली कंफ्यूज नाउ कि कौन से सीखने चाहिए, या फिर डू आई हैव टू लाइक हाउ डू आई गो अबाउट इट। ऑल्सो कभी XD मतलब मैंने ज़्यादा यूज़ नहीं किया, बट जब मैं यूज़ करती हूँ तो उसके थोड़े अलग शॉर्टकट्स वगैरह है, तो आई गेट कंफ्यूज्ड एंड आई गो बैक टू फिग्मा। वेल आई बिलीव कि ये सारे जो एप्लीकेशंस है उनका जो बेस है उनका उसमें कुछ डिफरेंट नहीं होता। अगर जैसे मैं जब फिग्मा सीखा, मैं स्केच से फिग्मा पे मूव हुआ था राइट, वो मेरे लिए बहुत इजी था। कुछ चीजें होती है अलग से, बट आई वुड से 60 to 70% सारों अगर आप ओपन भी करो, लेआउट तो सेम है, आपको लेयर्स आप जो बनाते हो यू ऑलवेज सी ऑन द लेफ्ट एंड सिलेक्ट द लेयर एंड टू सी द प्रॉपर्टीज ऑन द राइट एज वेल, तो सबका सेम है। नोमेनक्लेचर कभी अलग होता है, जैसे XD और फिग्मा में जो हम लोग कंपोनेंट्स बोलते हैं, XD में कुछ और नाम था, आई डोंट रिमेम्बर नाउ, बट उसे कुछ और बोलते थे। ओके, बेसिक सेम है। अगर आपको एक सॉफ्टवेयर आ गया तो इट्स इजी टू यूज एवरी सॉफ्टवेयर। एक दो चीजें आपको सीखनी पड़ेगी, बट इट्स नॉट दैट। ओके टूल का बेस तो समझ जाता है, मतलब मैंने काफी सालों पहले फोटोशॉप इंटरफेस ऑलमोस्ट सेम होता है। एग्जैक्टली इंटरफेस और बहुत सारी चीजें एक लेवल तक, एंड नाउ इफ दे हैव टू सेल डिफरेंट प्रोडक्ट, उनको थोड़ा डिफरेंशिएटर उनके लिए भी रखना होता है राइट एग्जैक्ट सेम नहीं हो सकता एग्जैक्टली। बट जो तुम्हारा क्वेश्चन है, आई थिंक फ्रॉम द like somebody who is entering into design field, I think कौन से टूल सीखने चाहिए, उस पे मेजरली ये देखना चाहिए कि which is the most common currently in industry, वो एक बेस रेडी करके देन बाकी you can always tell them कि हाँ मुझे इसके साथ इस टूल में काम करने का चांस नहीं मिला, but I can explore and मैं कर सकती हूँ। वो ऑफ कोर्स एक्सप्लोर करना भी पड़ेगा, नॉट जस्ट फॉर द इंटरव्यू पर्पस, ऑफ कोर्स आई एम सेइंग, बट वो बोल सकते हैं कि हाँ मैंने फिग्मा में आज तक जितना काम किया मैंने फिग्मा में किया था, बट आई कैन डेफिनेटली एक्सप्लोर, वो बोल सकते हैं। ऑल्सो
जहाँ पे मैंने अपना डिप्लोमा कोर्स किया था, like the classes where I initially started with UI UX, so the sir told me that you try designing with the touchpad, मतलब without mouse as in. Okay. So I'm not sure, and I have seen like many people use mouse, like almost everyone does that. But now that I am well versed with touch screen, तो मतलब उनका ऐसे बोलना था कि माउस ना भी हो तो तुमको करना आना चाहिए सब कुछ डिजाइन विद द टच पैड. आई डोंट नो इफ आई थिंक अपना अपना स्टाइल है, उसमें कुछ स्पेसिफिक नहीं है. दैट्स अप टू यू कि व्हाट यू आर कंफर्टेबल विद. वो शायद उससे ज्यादा कंफर्टेबल थे या उन्होंने कभी फेस किया होगा विदाउट माउस वाला इशू. हाँ, ओके, सो नथिंग लाइक दैट. मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, जो ग्राफिक डिजाइनर्स होते हैं जो प्योरली प्रिंट मीडिया में थे, व्हेन दे स्विच टू वेब, वो मोस्टली वैकॉम टैबलेट्स यूज करते हैं. दे डोंट यूज माउस. बट आपको 10 में से आधा बंदा मिलेगा जो वैकॉम टैबलेट यूज करते हैं. एवरीबॉडी यूजेस माउस, बट देयर इज नो हार्म इफ यू वांट टू यूज टच स्क्रीन. ओके, ओके, जो where you are comfortable with. Yeah, hello sir. Yeah, actually जैसे मेरा वो डेस्कटॉप रिलेटेड क्वेश्चन था स्क्रीन साइज वाला, तो मैं जनरली 1440 वाला बनाता हूँ एंड मैं डेवलपर को हैंड ओवर करता हूँ. तो व्हाट इज अ गुड प्रैक्टिस, मतलब सारे बनाने चाहिए या इज इट हैंडल बाय द डेवलपर? आप एक रिस्पॉन्सिव वाला बना के बस 1440 वाला उनको दे दे, मतलब व्हाट इज अ गुड प्रैक्टिस? गुड प्रैक्टिस इज टू फर्स्ट डिसाइड कि ब्रेक पॉइंट्स क्या होने वाले हैं, राइट? अगर आप अलग अलग स्क्रीन्स के लिए बना रहे हो, राइट, तो आपको पता चले कि मैक्स विड्थ क्या है और मिनिमम विड्थ क्या है, और देन बीच में आप यू हैव टू डिजाइन सर्टेन थिंग. और आजकल डेवलपर्स भी जैसे बूटस्ट्रैप यूज करते हैं, राइट? मोस्टली दे गो बूटस्ट्रैप, देयर आर मेनी दीस फ्रेमवर्क्स दे यूज. तो अगर आप उस फ्रेमवर्क में अगर जाओगे तो उनके भी स्टैंडर्ड्स होते हैं एंड दे टेल यू फ्रेमवर्क कि वो मिनिमम मैक्सिमम क्या सपोर्ट करते हैं. तो आई वुड पर्सनली गो टू बूटस्ट्रैप वेबसाइट, चेक की उनके रिस्पॉन्सिव में क्या ब्रेक पॉइंट्स है एंड जस्ट डिजाइन इट अकॉर्डिंगली अलग अलग स्क्रीन. बिकॉज कैसा होता है कि इट्स नॉट लाइक कि मतलब डेस्कटॉप और टैब एकदम वो डिफरेंस नहीं है, पर जैसे कि एक मैकबुक एक स्क्रीन हो गया एंड दूसरा थिंकपैड का स्क्रीन हो गया, तो दोनों भी डेस्कटॉप ही है, बट स्टिल देयर इज अ मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाता है जब वो डेवलप करते तो फिर वो बहुत बार मतलब मैं वही कह रहा हूं, अगर आपने उन्हें डिजाइन नहीं दी तो वो अपने हिसाब से बना के वो डिजाइन फट जाता है, जैसे हम बोलते हैं. तो इट्स बेटर कि आप उन्हें पूछ लो फ्रेमवर्क कौन सा यूज कर रहे हो, और उस फ्रेमवर्क में जाके स्पेसिफिक देख लो कि वो क्या सपोर्ट करता है उस अलग अलग स्क्रीन के लिए. डिजाइनर हैज टू डिजाइन इट. इफ यू रिलाई ऑन डेवलपर्स दे मेस अप द डिजाइन. इट्स बेटर कि तुम ही बनाते हो. थैंक यू सर. मतलब अभी कितना उस वे में अभी वैसे वेबसाइट नहीं बनती यूजुअली, बट जब मैंने स्टार्ट किया था क्या होता था कि एक पर्टिकुलर विड्थ होती थी कि सपोज 800 एकदम जब स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ मैं, 800 बाय 600 के लिए बना रहे हम लोग अगर 780 का एक्सक्लूडिंग स्क्रॉल बार, तो वो डिजाइन उठता था. वो अगर 1024 पे देख रहे हो तो यूजुअली क्या होता था कि सेम पिक्सल उतनी ही विड्थ होगी बट दैट विल बी एंटायरली सेंटर अलाइन. फिर बाकी चीजों के लिए बैकग्राउंड पैटर्न या बैकग्राउंड कलर वो पर्टिकुलरली यूज करते हैं. कोई ऐसा पर्टिकुलर डिजाइन है, कोई ऐसी पर्टिकुलर वेबसाइट है जो हमें 1024 पे भी उसको एक्सटेंड करना है, तो कौन सा कॉलम कितना होगा यूजुअली उसका एक एटलीस्ट रफ आइडिया डिजाइन में डेवलपर्स को दे देना विल बी दैट इज समथिंग व्हाट वी यूज्ड टू डू. आई थिंक हमारा जो क्वेश्चन है मोर ओवर थोड़ा सा ऑटो लेआउट वे में जा रहा है इफ आई एम करेक्ट. तो स्वप्निल उस पॉइंट पे अगर ऑटो लेआउट का फीचर यूज करना है हमें, राइट, 1024 का तुमने किया, जैसे चैतन्य का भी क्वेश्चन है 1440 का. सो अगर मैं 1024 के हिसाब से करता हूँ और 1440 पे कोई उसको यूज करेगा डेवलपर्स, सो ऑटो लेआउट में अगर मैं पर्टिकुलर परसेंटेज ब्रेक पॉइंट के हिसाब से डिफाइन कर देता हूँ मे बी, सो विल दैट स्टिल वर्क या फिर मुझे अलग डिजाइन देना पड़ेगा? ऑटो लेआउट हैंडल करता है बट डिपेंड्स कि तुम्हें सेम डिजाइन चाहिए. फॉर एग्जांपल अगर जैसे आशीष का क्वेश्चन था, राइट, अगर वो 1440 पिक्सल
के लिए डिजाइन बना रहा है। एंड द बेस्ट एग्जांपल जो मैं अभी उस पर काम कर रहा हूँ, सिटी में क्या हो रहा है, हम लोग बैंकर्स जो थे उनके लिए एप्लीकेशंस बनाते हैं, और सिटी ने भी क्या किया, हर एक एम्प्लॉय को सिटी में पूरे वर्ल्ड में, राइट, they are giving this large monitors. I think it's 32 इंच का जो वाइड स्क्रीन मॉनिटर होता है, राइट? तो वाइड स्क्रीन का रिजोल्यूशन इज 3400 समथिंग पिक्सल। तभी देन वी गॉट अ रिक्वायरमेंट कि हम वाइड मॉनिटर को कैसे हैंडल करेंगे, राइट? तब हमने उन्हें बताया कि अगर इफ यू आर यूजिंग वाइड मॉनिटर डजंट मीन कि हमारा डिजाइन विल बी दैट फ्लेक्सिबल। सो हमने बोल दिया कि मैक्सिमम विड्थ हमारे डिजाइन की होगी 1600 पिक्सल, वो उसके आगे जाएगा नहीं। एंड एज प्रसाद सेड कि अगर वो 1600 पिक्सल से ज्यादा स्क्रीन होती है तो हमारा डिजाइन सेंटर अलाइन होगा लेआउट, वो एक है, राइट? बट अगर आप अगेन आपका डिजाइन में लेट्स से देयर आर 3 कॉलम लेआउट है, तो आप उसको स्ट्रेच एक लेवल तक ही कर सकते हो, बिकॉज फिर वो अच्छा दिखेगा, उसमें उतना कंटेंट भी चाहिए। अगर ग्रिड्स एंड केबल ग्रिड्स देन इट्स फाइन, यू कैन स्ट्रेच देम, फिर भी वो एक लेवल पे आपकी एक कॉलम एक ग्रिड में इट विल लुक एम्प्टी इवन इन दिस वे। सो कुछ हद तक आपको अलग स्क्रीन के लिए मे भी नया डिजाइन बनाना पड़े, जैसे पोर्ट्रेट और लैंडस्केप का स्वप्निल ने एग्जांपल दिया था, बिकॉज़ आई थिंक अभी ने दिया था कि मोबाइल के लिए नेविगेशन गोज इनटू हैमबर्गर, राइट? तो वो नया डिजाइन बनाना ही पड़ेगा। आई थिंक श्रुतिका तुम्हारा क्वेश्चन जो था 4K स्क्रीन्स थोड़ा बहुत उसी के सिमिलर है। 4K is again I think 3400 पिक्सल का जो that is again 4K। तो ऑलवेज मैं सजेस्ट करूंगा एक मिनिमम और एक मैक्सिमम विड्थ रखिए आपके डिजाइन के लिए। बट अगर आप बैंकिंग या जैसे बिजनेस कोई भी CRM एप्लीकेशन या SaaS एप्लीकेशन के लिए करते हो जिसमें which is very data heavy, then you can consider a fluid layout. It's not called responsive, it's called fluid. Fluid is आप उसको थिएटर के पर्दे पे भी अगर डाल दो, it should adjust itself. And some people actually do it क्योंकि बैंक्स में they have very big monitors, जो traders होते हैं stocks में जो ट्रेडर उनके they have several big monitors, तो उनके लिए भी डिजाइन बनते हैं, बट वो बहुत स्पेसिफिक हो गया। Then you know कि आपका यूजर क्या रिजोल्यूशन क्या स्क्रीन यूज कर रहे हैं, then it's easy to design for them. प्रणव का क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, बैंकिंग प्रोजेक्ट के लिए what should we take care? While designing, I think banking projects में you should not think about visual design. It's more about experience. कि if you have a task, how quickly a user is able to finish the task, right? बैंकिंग में किसी के पास टाइम नहीं होता है कि अरे ये इतना नाइस अच्छा कलर अच्छा आइकॉन यूज किया है, कितना ग्राफिक्स यूज किया है। सो आपका डिजाइन क्विक होना चाहिए। यूजर शुड एबल टू डू अ क्विक डिसीजन कि वो किस लिए उस स्क्रीन पे आया, उस एप्लीकेशन पे आया है, और उसको क्विक रिजल्ट मिलना चाहिए। इट डजंट मैटर, आई मीन इट मैटर एक लेवल पे कि डिजाइन अच्छा होना चाहिए, उसका लुक एंड फील, बट you can't spend like a year to do visual design for a banking application. और banks में banks में एक होता है कि काफी चीजें टेम्पलेटाइज होती है काफी, because bankers traditionally worksheets में या word में यूज किया हमारे, right? तो looking into that background काफी चीजें grid layout में होती है, tables बहुत से यूज होते हैं, तो yeah, just do what the template says for a banking. मैं सिर्फ इतना ऐड करूंगा, 2-3 बार जैसे स्वप्निल ने टेम्पलेट की बात की, तो कभी कभी नए डिजाइनर्स या जो सारी चीजें कि क्या है मतलब टेम्पलेट यूज करना है तो क्या वो उस टाइप का थॉट आता है। बट जो डिजाइन सिस्टम की आप बात कर रहे हो, तो ये टेम्पलेट्स वेयर ही इज रेफरिंग टू टेम्पलेट हो या कुछ प्लगइन्स है जो रिस्पॉन्सिव के लिए या उस पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन है, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है जो काफी यूजर्स तक ऑलरेडी जा चुका है, आप उसके कुछ फीचर्स पे कुछ चीजें ऐड ऑन कर रहे हो या कुछ पेजेस पे काम कर रहे हो, तब आप ड्रास्टिकली कुछ नया नहीं कर पाओगे, बिकॉज दैट विल बी फिर बहुत ही अलग दिखेगा पूरे एप्लीकेशन से। आई थिंक वैसे टाइम पे वो पर्टिकुलर टेम्पलेट, वो पर्टिकुलर सिस्टम फॉलो करना becomes necessary, because वो फिर पूरा एप्लीकेशन का एक्सपीरियंस कंसिस्टेंट होता है।
आप अगर स्टार्टिंग से ही कुछ कर रहे हो देन आप टाइम दे सकते हो, सोच सकते हो कि क्या डिफरेंट करें। और मैं और एक ऐड करूंगा पॉइंट कि बड़ी कंपनीज में, फर्म्स में जहां डिजाइन सिस्टम ऑलरेडी है, दे डोंट नीड विजुअल डिजाइनर्स टू बी वेरी फ्रैंक। ओके, आप यू जस्ट नीड टू नो, यू शुड बी अ यूएक्स डिजाइनर। आपको जो भी टूल यूज करे वो आना चाहिए, डिजाइन सिस्टम। बिकॉज जब आप ड्रॉ कर रहे हो, राइट, सॉरी डिजाइन कर रहे हो, आपके पास ऑलरेडी डिजाइन सिस्टम है, आपको बटन नया बनाने की जरूरत नहीं। यू जस्ट हैव टू प्लग एंड प्ले। आप ड्रैग एंड ड्रॉप करते हो, बटन्स डालते हो, यू हैव अ लेआउट रेडी। सो विजुअल डिजाइन दे हैव, अगर 100 डिजाइनर्स की टीम होगी उसमें से 5 विजुअल डिजाइनर्स होंगे एंड हु आर वर्किंग ऑन डिजाइन सिस्टम। But now they are expecting UX guys to know a little bit of typography, a little bit of how distancing works, how layout works in a design. And again, you don't have to design yourself. कुछ बार होता है कि कोई component है नहीं बैंक में, तो you have to design it yourself. That comes into action, but mostly it's just drag and drop you have to do. I have one question on. There is one query I get a problem while designing landing page, right? तो actually क्या हुआ था कि लैंडिंग पेज जब हम बनाते हैं और फ्लूइड लेआउट जब डिसाइड करते हैं, राइट, फॉर एग्जांपल ऊपर नेविगेशन है और देन आपका बैनर आएगा, राइट, हीरो इमेज। सो अब जब आप उसको फ्लूइड रखते हो बैनर को, राइट, आपको हाइट तो फिक्स ही देना है उसको, विड्थ आपका रिस्पॉन्सिव रहेगा। जब वो मैक्सिमम बड़े से स्क्रीन पे हम देखेंगे उसको 32 सिंक पे, तो तब प्रॉब्लम क्या आता है कि हाइट तो आइडियली 800 ही रहेगा, बट विड्थ उसकी और अंदर जो भी बैनर रहेगा वो अडेप्ट टू रहेगा, कंटेंट या फिर कवर रहेगा, तो एक पैची दिखता है, राइट। और दूसरा इशू क्या होता है कि जो बैनर पे हमने जो कॉन्टेक्स्ट दिया है, कंटेंट जो लिखा है, राइट, कैप्शन जो दिए है, वो स्टार्ट हो जाएंगे आपके लेफ्ट से, राइट, और नीचे जो है वो कंटेनर के अंदर है, राइट। तो ऊपर का कैप्शन और नीचे का कंटेनर, ठीक है, उसके उनका ये नहीं हो सकता है, यानी कॉन्टेक्स्ट बिल्ड नहीं हो पाता है, राइट। तो ऐसे सिचुएशन को आप फिर कैसे टैकल करोगे, जहाँ पे बैनर सिर्फ एक फ्लूइड लेआउट की वजह से सिर्फ एक स्ट्रिप जैसा दिख रहा है और आपके जो ऊपर के जो कैप्शंस है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गए एट द एज ऑफ द बैनर, राइट, और नीचे का जो आपका उसके बाद का जो सेक्शन है वो तो सेंटर ये रहेगा, कंटेनर में रहेगा। इशू तो उसके लिए जैसे वे डिसाइडेड, राइट, आपको हमेशा एक मैक्सिमम विड्थ फॉर स्पेशली फॉर वेबसाइट्स, अगर आप वो वेबसाइट कर रहे हो मैक्सिमम विड्थ रखिए, एंड देन व्हाट हाउएवर यू स्ट्रेच द ब्राउजर, कंटेंट उस मैक्सिमम विड्थ के बाहर नहीं जाना चाहिए। और ये सेम अपना आपका जो आपका टॉप, हाँ ये राइट एग्जांपल, यानी वाइट, ये राइट। अगर आप देखोगे इन्होंने क्या किया है कि एक फिक्स विड्थ है, उस विड्थ के बाहर कुछ नहीं जाता। देखिए राइट, आपका बैकग्राउंड स्ट्रेच होता है बट चीजें ज्यादा स्ट्रेच नहीं होती। वेबसाइट के लिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन से कि वेबसाइट फ्लूइड होगी, डिपेंड्स अगेन कि कंटेंट क्या है। इट्स लाइक अगर आपका इंफॉर्मेटिव वेबसाइट है फॉर अ ब्रांड, तो हमेशा एक फिट्स विथ रखना और उसके अंदर ही होना चाहिए, उसको 100% नहीं बना सकते आप, यानी बनाना नहीं चाहिए आई वुड से, अगर हीरो इमेज है। और फ्लूइड लेआउट या रिस्पॉन्सिव की बात करें, जैसे आई थिंक इसमें भी थोड़ा सा भी साइज किया तो आपने देखा होगा बैनर की हाइट भी स्लाइटली चेंज हुई, तो हमें वो प्रोपोर्शनेटली, आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग कि वो 32 वाले जब जाता है तो एक छोटा सा पतला सा स्ट्रिप दिखता है, तो इसलिए वो हाइट पे भी उसी हिसाब से आई थिंक प्रोपोर्शन चेंज होने चाहिए, प्लस ऑफ कोर्स द कंटेंट की विड्थ कंटेनर की। अपना फ्रेम और ग्रुप, इसमें क्या डिफरेंस, मतलब कब यूज करते हैं फ्रेमिंग एंड ग्रुप? सॉरी क्या फ्रेमिंग एंड ग्रुप, राइट? हाँ, दो चीजें, तो उसमें थोड़ा सा ग्रुप से फ्रेम और ग्रुप में बहुत डिफरेंस है। फ्रेम इज लाइक आप एक कैनवस बना रहे हो, ब्लैंक कैनवस, और उसके अंदर आप चीजें ड्रॉ कर रहे हो, राइट? ग्रुप इज आप 10 फ्रेम्स को एक ग्रुप में डाल सकते हो, राइट? ग्रुप इज लाइक अ बकेट जिसमें आप कुछ चीजें आपको साथ में लिंक करनी है, दैट टॉकिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ लेआउट और डिजाइन, आपको वो सारी चीजें एक साथ मूव करनी है या एक साथ
हाइड या डिलीट करनी है, इफ वी आर सेइंग कि ये एक सेक्शन है तो यू शुड यूज ग्रुप फॉर इट एंड नॉट फ्रेम. फ्रेम में मैंने जो सबसे बड़ा इशू देखा है, लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ अ कार्ड, ओके, अ कॉन्टैक्ट कार्ड. अगर मैं कॉन्टैक्ट कार्ड पे एक फ्रेम लेके डिजाइन करता हूँ, राइट, एंड फ्रेम के अंदर आप ग्रुप्स कर सकते हो, दैट्स नॉट एन इशू. बहुत लोग वही करते हैं कि एक फ्रेम ले लिया उसके अंदर ग्रुप ले लिया, राइट, व्हिच इज नॉट अ करेक्ट प्रैक्टिस, बट लेट्स से यू डू दैट. बट जब आप कॉन्टैक्ट कार्ड को आप स्ट्रेच करते हो फॉर विड्थ एंड इफ इट्स इनटू अ फ्रेम, तो फ्रेम में क्या होता है कि अंदर जो चीजें हैं वो भी स्ट्रेच होती है. अगर मैं कॉन्टैक्ट कार्ड में मैंने एक प्रोफाइल इमेज यूज किया है, राइट, तो जब मैं फ्रेम को स्ट्रेच करूंगा तो बहुत बार वो प्रोफाइल इमेज भी स्ट्रेच हो जाता है, नॉट प्रोपोर्शनली विड्थ उसका जितना भी आप लोगे उस हिसाब से. सेम थिंग अगर आप ऑटो लेआउट में करोगे एंड इफ यू इंक्रीज द विड्थ ऑफ ऑटो लेआउट, तो डिपेंड ऑन अगर आपने ऑटो लेआउट के अंदर उस प्रोफाइल इमेज को भी एज ऑटो लेआउट डिजाइन किया तो वो प्रोपोर्शनेटली उसकी विड्थ बढ़ेगी. इट विल नॉट स्ट्रेच अनप्रोपोर्शनेट. तो अगेन, if I don't know if this answers you, but frame is not a good practice to use if we are creating a section. Frame इसलिए लो कि कैनवस, जैसे अगर मैं एक वेबसाइट बना रहा हूँ which is 1440 पिक्सल, तो मैं एक बड़ा फ्रेम लूंगा और उसके अंदर मैं पूरा लेआउट बनाऊंगा and I will not stretch that frame at all. Hope this answers. Yes, thank you so much. All right. ठीक है, और कुछ एडिशनल क्वेश्चंस नहीं आए. स्वप्निल में कुछ ऐड करना है? I think we covered most of it. अगर कुछ, if you guys think we left everything, just let us know. Yeah, hello. मतलब क्वेश्चन मेरा थोड़ा टॉपिक से अलग है. It's not about the auto layout. Can you just guide about the some portfolio ideas या फिर portfolio कैसा होना चाहिए या कैसे करना है? स्वप्निल टिपिकली डिजाइन मंडल है तो हम उसी पर्सपेक्टिव से जाएंगे कि मंडल आभारी है. यहाँ पे आके सबके साथ नॉलेज शेयर किया, एक्सपीरियंस शेयर किया एंड उनके क्वेश्चंस वो भी रिजॉल्व. अगर आपको कुछ भी और क्वेश्चंस है, ऑफ कोर्स सजेस्ट व्हाट यू वांट टू लर्न, वी कैन हेल्प यू एज वेल. मेरा तो प्रसाद मेरा मेंटर रहा ही है यूएक्स में. If you want, we can do that. मिलते हैं नेक्स्ट चर्चा सत्र में. आपको ग्रुप में अपडेट मिल ही जाएगा कि चर्चा कब है, क्या सारी चीजें जो व्हाट्सएप ग्रुप है अपना चर्चा सत्र का, उसमें मिल जाएगा.